हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम हमारा जो सेकंड टॉपिक है, जो पहला अध्याय जो हमने आर्थिक समीक्षा के बारे में किया था, उसमें करंट या पिछले साल में जैसा परफॉर्मेंस राजस्थान की इकोनॉमी में किया था उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अभी आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो फर्स्ट अध्याय को लेकर है, जिसमें कि बताया गया है कि राजस्थान की जो जीडीपी है या राजस्थान की पर कैपिटा इनकम या राजस्थान स्टेट इकोनॉमी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो डेटाज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नाम ही दिया गया है वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का, मतलब किस तरह का टेंडेंसीज कैसी रही है, मैक्रो इकोनॉमिक टेंडेंसीज कैसी रही है ओवरऑल स्टेट ऑफ राजस्थान में। तो पहला जो है, जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया, जो है मोटा मोटी वहीं से प्रश्न आते हैं, उन्हीं को हमको ज़्यादा से इंपॉर्टेंस देनी है। तो पहला जो टॉपिक ही बोल रहा है कि सबसे पहला जो चीज़ पढ़ी जाती है वो पढ़ी जाती है जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी स्टेट का पूछेंगे तो स्टेट जीडीपी के बारे में, तो उसके बारे में दिया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद, किसी भी राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो दो स्तरों पे निकाला जाता है, प्रचलित और स्थिर। प्रचलित का मतलब करंट में भी क्या हमारे राज्य के अंदर वस्तुएं और सेवाएं, उनका भी करंट में क्या प्राइस चल रहा है, और स्थिर का मतलब है कि 2011-12 जो हमने जो आधार वर्ष बनाया हुआ है उसके आधार पर जो क्या कमोडिटीज़ की वैल्यूज़ कितनी, उसके बारे में। तो इसने यहाँ पे परिभाषा दी है सकल घरेलू उत्पाद की कि राज्य की देखो, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर अगर हम देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर जीडीपी के अंदर चार चीज़ें होती हैं। चार चीज़ें: क्षेत्र, एरिया कितना है, टाइम, कमोडिटीज यानी गुड्स एंड सर्विसेज, और उनकी मॉनेटरी वैल्यू यानी उनका पैसे में क्या भाव। तो एरिया जो है हमारे राज्य का क्षेत्रफल, राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल में कितना उत्पादन हो रहा है। टाइम एक वर्ष में कितना। गुड्स एंड सर्विसेज यानी अंतिम रूप से उत्पादित होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाएं, और उनका वित्तीय मॉनेटरी, उनका पैसे में उनका जो है उनका वित्तीय मान कितना है। ये चार चीज़ें किसी जीडीपी को तय करती है और स्टेट की हो जाती है, तो वो स्टेट जीडीपी कहलाती है। तो वैसे ही यहाँ पर ये बताया गया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि यानी एक वर्ष उत्पादित समस्त वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स और सर्विसेज, ये इनका मौद्रिक मूल्य जो है योग है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सिंपल। और ये दो तरीके से निकलता है, एक निकलता है प्रचलित, एक स्थिर। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि किसी राज्य, मान लो एक साल में, मतलब 2015 में 15-16 में राज्य में मान लो अगर 100 वस्तुएं बन रही थी और 2022-23 में आके वो 200 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीडीपी हमारी जस्ट क्या हो गई, डबल हो गई, 2x हो गई है। लेकिन ये तो वस्तुएं डबल हुई है तो जीडीपी डबल हुई। कई बार क्या होता है कि चीज़ें 100 ही बन रही है लेकिन उनका रेट जो है वो महंगा हो गया, तो भी ये 200 हो जाएगा। तो वास्तविक रूप से ये पता करना है कि राज्य वाकई में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका तरीका सिंपल है। आधार वर्ष को बेस बनाकर जो जीडीपी निकाला जाता है वो ज़्यादा मौलिक माना जाता है और उसी से संबंधित प्रश्न आता है, वो हमारे को ध्यान में रखना है। तो हमने जैसे करंट वाले फर्स्ट जो टॉपिक किया था उसमें देखा था क्या क्या हमारा परफॉर्मेंस रहा है। तो ये चार चीज़ें इन्होंने दी है। एक तो राजस्थान का जीडीपी, तो राजस्थान के जीडीपी की वैल्यू जो मैंने आपको पहले भी आपको बताई थी, वो लगभग जो है 14 लाख करोड़ रुपए करंट प्राइस के हिसाब से, ठीक है। और उसकी जो वृद्धि दर जो रही है वो रही है करीबन 16%। ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट जीडीपी के आकार ये अभी जो है ये निकल रहा है प्रचलित मूल्यों पर, इसमें महंगाई शामिल है, इसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है वो शामिल है। तो ये एक डेटा करीबन जो 14 लाख करोड़ का एक, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 16% की वृद्धि दर रही है। ट्रेंड अगर आप देखोगे पिछले साल 19% रही थी, पिछले साल से कम वृद्धि दर रही है। मान लो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, वृद्धि दर के लिहाज से 22-23 जो है वो 2021-22 के मुकाबले कम रहा है, तो ये सत्य कथन है। दूसरा है कि इसका आकार कितना जीडीपी का, वो लगभग जो है 14 लाख करोड़ रुपए है। भारत के इसकी जीडीपी के साथ कंपेयर किया है तो वो ये किया है कि भारत में इस जो 2022-23 में जो ग्रोथ रेट थी जीडीपी की वो करीब 15.4% थी, जो राज्य की वृद्धि दर से कम है। यानी राजस्थान जो है ज़्यादा भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर से ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की वृद्धि दर अगर आप देखोगे जीडीपी में, तो एक साल ऐसा आया था कोरोना का जब माइनस में थी, लेकिन राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ प्रचलित वाले में। फिर उसके बाद में जो है प्रचलित में आगे एक ये टेबल दी गई है, इसमें कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, वो सेम उसी चीज़ को बताया गया है। ओवरऑल जो है CAGR जो है टोटल सकल रूप से अगर देखा जाए तो इस वृद्धि दर से हम बढ़ रहे हैं 11.59। ये आपको याद रखनी, आगे आएगा मैं आपको समझा दूंगा कैसे ये। अब एक दूसरा
पहला शब्द तो था जीडीपी, एक और शब्द आजकल चलता है, इसको कहा जाता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन की तरह। मूल्यवर्धन का वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन, बट आपको ये याद रखना है, जीडीपी को जब कृषि, उद्योग और सेवा, इन तीनों में जब निकालते हैं तो वो जीवीए के तहत, यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन से निकाला जाता है इसको। तो इसमें ये दिया गया है कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में और अखिल भारत में रूप में अगर देखा जाए तो कहाँ पर किस तरह से हमने परफॉर्म किया। तो हमारे देखेंगे, अगर राजस्थान में कृषि क्षेत्र में लगभग 28% जो है वो जीवीए ग्रोथ रेट रही है, सेवा क्षेत्र में 43.74 रही है, उद्योग क्षेत्र में 27.31 रही है। जबकि भारत के मुकाबले अगर देखा जाए तो भारत में सेवा क्षेत्र जो है राजस्थान के सेवा क्षेत्र के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, कृषि क्षेत्र में राजस्थान आगे है, और उद्योग क्षेत्र में भी देखा जाए तो राजस्थान पीछे है। तो ये 2-3 डेटा आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके बाद में उसी चीज़ को यहाँ टेबल में बताया गया है। टेबल में अगर आप देखेंगे तो ये इनका आकार बताया गया है, ये 2018, 19, 20, 21, 22, 23 में ये अनुमानित आंकड़े दिए गए हैं कि टोटल 14 लाख करोड़ रुपए में से, 14 लाख करोड़ रुपए में से जो जीवीए के हिसाब से ये कितना जो है परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। तो जीवीए थोड़ा सा कम निकलता है, तो इस टेबल को आपको याद है तो ठीक है, लेकिन इसमें से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना कम है। तो अभी तक हमने जो चर्चा की वो जीडीपी के प्रचलित जो है वो रेट की। अब आगे स्थिर में, यानी एक आधार वर्ष है 11-12 में अगर एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का था, वो बढ़ के अगर 6 रुपए का हो गया, तो जितना % ग्रोथ रेट हुई है वो आधार वर्ष के हिसाब से हुई है। या उसको उल्टा समझ लीजिए, 2011-12 में अगर 5 करोड़ रुपए राज्य में कोई व्यक्ति कमा रहा था, वो बढ़ के उसका 6 करोड़ हो गया है, तो उसमें कितना %, 20% ग्रोथ रेट हुई है, वो ये शो करता है। इसमें महंगाई शामिल नहीं होती है, महंगाई को निकाल दिया जाता है, आधार वर्ष की कीमतें ही इसमें ली जाती है। तो उसमें 14 लाख करोड़ का आकार था राज्य की जीडीपी का, इसमें आते लगभग 8 लाख करोड़ हो गया। ये पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, और ये इनकी ग्रोथ रेट है, ये देखिए, ये आपको याद रखनी है। तो प्रचलित वाले में एक बार भी माइनस में हम नहीं है, लेकिन जो आधार वर्ष है उसमें हम एक बार माइनस में गए, ये आपको ध्यान रखना है बस। फिर वही सेम चीज़ यहाँ पे जो है रिपीट हो रही है। अगेन जीवीए आ गया। अब ये जीवीए पिछली बार हमने पढ़ा था प्रचलित मूल्यों पर, इसमें हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है स्थायी मूल्यों के आधार पर। तो उसके हिसाब से राजस्थान का जो है वो करीबन 7.33 लाख करोड़ रुपए जो जीवीए रहा है, जिसमें 7.88 की वृद्धि दर रही है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर इसमें अगेन कृषि और उसका आया हुआ, ये आपको ज़्यादा डेटा अगर याद नहीं रहते छोड़ दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा इसमें से। तो पहला हो गया जीडीपी। जीडीपी भी 2 तरह से, एक प्रचलित, एक जो है स्थायी, यानी 2011-12 के डेटा। अब आ जाता है जीडीपी में क्या होता है कि राजस्थान राज्य के बाहर कमाने वाले लोग अगर राजस्थान में पैसा भेज रहे हैं, और राजस्थान के अंदर रहने वाले वो बाहर के लोग जो राजस्थान से बाहर पैसा भेज रहे हैं, वो उनमें सब्ट्रैक्शन एडिशन करना पड़ता है, और जो चीज़ें उत्पादित करने में, जो कंजप्शन होने में या प्रोडक्शन होने में जो गिरावट होती है वो भी माइनस कर दी जाती है। तो उसको जब माइनस कर देते हैं तो आ जाता है एनएनपी, ठीक है। तो नेशनल प्रोडक्ट की जगह नेट जो है स्टेट प्रोडक्ट आ जाएगा, इसके आगे स्टेट लग जाएगा। तो ये हालांकि इसको इन्होंने बताया जीडीपी के आगे का, इन्होंने बताया एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके आगे स्टेट लगा दे, एसएनडीपी बोलेंगे इसको। तो ये एसएनडीपी की बात कर रहा है, ये दूसरा आंकड़ा रहता है इंपॉर्टेंट। जीडीपी में बहुत सी चीज़ें शामिल नहीं होती है, उसको हटा देते हैं। जैसे इसने यहाँ पे बताया है कि स्थायी पूंजीगत उपभोग को माइनस कर देते हैं जीडीपी में से, तो एनडीपी आ जाता है। तो ये अनुमान, ये आप थोड़ा याद रखें, कई बार जो है करंट अफेयर्स, ऑब्जेक्टिव में इसको प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए प्रचलित कीमतें आपको याद होंगी, प्रचलित कीमतें हमारी जीडीपी की, स्टेट जीडीपी की जो थी, आपको याद होगा लगभग 14 लाख करोड़ हमारा आकार था, लेकिन वो एसएनडीपी में यानी शुद्ध में वो घट के लगभग 12.5 लाख करोड़ हो गए, लगभग 12.5 लाख करोड़। ये डेटा आपको याद रखना बस, और कुछ नहीं। बाकी वृद्धि दर वगैरह आपको समझ में आती, ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, इनको कुछ भी याद नहीं रखना। तो जीडीपी बाद में एनडीपी के बाद में, अगर एनडीपी को अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो राज्य की 6.5 करोड़ से, तो आ जाता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ये आपको समझनी है, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय के डेटा आपको सिंपली याद रखना है कि ये लेटेस्ट डेटा है। राजस्थान राज्य में इतनी एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय है, 1,56,000 22-23 के हिसाब से, और ये ग्रोथ रेट कितनी हुई है पिछले साल के मुकाबले, लगभग
14.85 यानी 15% के आसपास। पिछले साल अगर 100 रुपये कमा रहा था राजस्थान का व्यक्ति, तो इस बार लगभग 115 रुपये उसकी प्रति व्यक्ति आय हो गई है। ये डेटा इसमें दिए हुए हैं। ये अब आप ये डेटा देखिए, ये राजस्थान के डेटा है, ये अखिल भारतीय डेटा है। अब इस पे प्रश्न क्या बनेंगे, फिर ये ग्रोथ रेट वृद्धि दर दी हुई है। अब आपको जो चीज़ समझनी वो ये है कि भारत की जो सामान्य व्यक्ति का जो भारत में एक सामान्य व्यक्ति का जो प्रति व्यक्ति आय है वो है करीबन 1,70,000, जबकि राजस्थान के व्यक्ति का 1,56,000, यानी राजस्थान पीछे है। ठीक है, और पुराने डेटा में देखोगे हमेशा राजस्थान जो है अखिल भारतीय औसत दर से हमेशा पीछे रहा है। तो एक ही डेटा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। दूसरा ये कि ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे तो राजस्थान के लोगों की प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ रेट जो है पिछले साल 15% लगभग किया इसने, फिर 18.10% किया है, यहाँ पर 18% या 13%। तो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर अगर आप देखोगे तो राजस्थान जो है वो 22-23 में भारत की वृद्धि दर से आगे निकल गया। ये डेटा आपको याद है, ये थोड़ा सा आपको मेटिकुलसली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर वही डेटा वगैरह दिए गए हैं। तो अभी तक हमने जीडीपी पढ़ लिया, एनडीपी पढ़ लिया, प्रति व्यक्ति आय पढ़ लिया। चौथा जो समंक हमें समझना है वो है कि हमारे राज्य के अंदर या देश के अंदर हम कितना जो है पूंजी निर्माण करते हैं, यानी कितनी परिसंपत्तियां बनती है, वित्तीय भौतिक, यानी डैम कितने बनते हैं, सड़कें कितनी बनती है, बैंक कितने बनते हैं, उनके ऊपर चर्चा की जाती है। तो दो तरह से चीज़ें बनती है, तो सार्वजनिक होगी, निजी होगी, सरकारी होगी या प्राइवेट होगी। तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे यहाँ इसका जो टोटल आकार जो माना गया है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2021-22 के हिसाब से वो लगभग जो है वो इतना है, वो लगभग जो है वो 12 लाख करोड़ रुपए का हमारे यहाँ परिसंपत्तियों का सृजन है, जिसमें ज़्यादा जो है निजी क्षेत्र में होती है और कम होती है जो है पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी में। तो ये तो हो गया निजी, याद रखना आपको, और ये हो गया आपके सरकारी। ये फैक्ट आपको याद रखना और कुछ नहीं। ये डेटा वेटा आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे, बस सिंपल आप ये ध्यान रख लेना कि ये जो वृद्धि दर है निजी और सार्वजनिक, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है या पैसा जो व्यापार जो चलता है वो प्राइवेट में ज़्यादा है और पब्लिक में कम है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी। डेटा आपको ज़्यादा याद नहीं रहेंगे तो इसलिए ज़्यादा इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब ये एक जो टेबल दी है कि कौन से क्षेत्र में जो है ज़्यादा जो है वो पैसा जनरेट हो रहा है या फिर जो पूंजी का निर्माण हो रहा है, तो हमको ये देखना सबसे ज़्यादा हो रहा है पंजीकृत विनिर्माण में, यानी जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सॉरी गलत बता दिया मैंने आपको, ये निर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो बन रहा है। सेकंड नंबर पर जो है वो है आवासीय भवन, ये रियल एस्टेट वगैरह, इसमें पैसा, और सबसे कम जो है वो मत्स्य में आ रहा है। बस ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये 13वां नंबर है इसका, लास्ट है बस। तो ये चार डेटा आपको मैंने अभी तक जो चर्चा की वो की है स्टेट जीडीपी की, फिर स्टेट एनडीपी की, फिर हमने पर कैपिटा इनकम की है, फिर हमने ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बात की है यानी पूंजी निर्माण की। ये चार डेटा आपको याद रखने, इसमें वही प्रचलित और स्थायी वाला वो याद रखना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मूल सांख्यिकी इसमें कुछ ज़्यादा पूछने वाले नहीं है। अगला जो मूल आंकड़े अर्थव्यवस्था के रहते हैं वो रहते हैं महंगाई के ऊपर, और महंगाई को मापने का जो तरीका है वो जनरली रहता है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य, और सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन पे प्रश्न आते हैं। तो होलसेल की पहले बात करते हैं। होलसेल का मतलब ये है कि महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, वो कैसे मापा जाता है, वो मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक से। थोक मूल्य सूचकांक का मतलब क्या है, इसका भी आधार वर्ष रहता है, 100 रुपये इसको माना गया है। 100 रुपये नहीं, सॉरी 100 जो है एक न्यूमरस, 100 जो है वो बेस माना गया है 1999-2000, यानी अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी 2000 में, वो अगर 2023 में 500 रुपये की हो गई है, तो यानी जो है 5 गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, सिंपल। तो उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स भारत स्तर पर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो कॉमर्स जारी करता है, उद्योग जो ब्यूरो है शिमला में स्थित वो उसको जारी करता है, उसमें कुछ वस्तुएं रहती है, तो वो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप ध्यान रखोगे तो पहले जो इसके डेटा हैं, भाई चीज़ें महंगी हुई है नहीं हुई है वो कैसे मालूम चलेगा, वो हमने राजस्थान में माना गया 154 वस्तुएं हम लेते हैं थोक मूल्य सूचकांक में। मान लो बिस्किट का पैकेट हो गया, पेन हो गया, फ्रिज हो गया, ये ऐसी चीज़ें वस्तु 154 चीज़ें ले ली गई। इनकी महंगाई बढ़ रही है कम हो रही है, इससे हम तय करेंगे थोक मूल्य सूचकांक कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसमें खाने पीने की चीज़ें कहलाती है, प्राइमरी गुड्स सबसे ज़्यादा प्राथमिक है। फिर जो है
विनिर्मित चीज़ें हैं जो सेकेंडरी, और थर्ड जो है ये फ्यूल वगैरह इसमें रहता है। तो ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। अब कि कितना, तो 100 रुपये इन सब चीज़ों का मूल्य था, 100 रुपये 2000 के अंदर। अब जो है 385 पॉइंट ये अभी का मान है इसका, यानी लगभग जो है जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 385 रुपये की लेटेस्ट हो रही है। तो ये इसका मान है, बस सिंपल आपको याद रखना है, बाकी कोई डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। ये टेबल जो है आपको थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए। टेबल देखिए आप कि 2000 में जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 2018 में 299 रुपये की थी, वो बढ़ के आज जो है 2022 में 415 हो गया। तो ये वाला, ये वैसे प्रोविजनल डेटा है, ये आपको याद रखना है। तो लगभग जो है 4 गुना रेट पिछले जो है 23 सालों में चीज़ों की बढ़ गई है। अब इसमें ये तो प्राथमिक वस्तुओं की बता रहा हूँ। ईंधन वाली जो चीज़ें हैं वो 100 रुपये से बढ़ के लगभग 576 हो गई है। विनिर्मित यानी जो खाने पीने की चीज़ें के अलावा बाकी जो चीज़ें होती है विनिर्मित, वो जो है वो 302 हो गई है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इन तीनों में, प्राथमिक में, ईंधन में और विनिर्मित में सबसे ज़्यादा महंगाई किस में बढ़ी है? फर्स्ट नंबर पे रहा है ये ईंधन। ईंधन मान लो पेट्रोल 100 रुपये का था, वो बढ़ के अब मान लो गया 576 रुपये का। 100 रुपये का खाने पीने की चीज़ें थी वो गई 415 रुपये की, और विनिर्मित उत्पाद 100 रुपये का था, हो गया 302 का। ये आपको ओवरऑल याद रखना है, और ये जो इनका एग्रीगेट फिगर है ये आपको याद रखना है, और इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। अब ये कुछ परिवर्तन है, ये परसेंटेज में बताएगा कितना कितना परसेंटेज चेंज होता है। तो सबसे ज़्यादा महंगाई जो परसेंटेज में अगर आप देखोगे वो ये पिछले साल के मुकाबले ये 9.92 जो है इसमें हुई है, पिछले साल के मुकाबले से। जब पिछले, और उससे पिछले बार 14% का इसमें ग्रोथ रेट थी। तो ये जनरली इतना नहीं पूछा जाता है, ये वाला डेटा ही आपको ज़्यादा याद रखना। परसेंटेज वाले में रहेगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। अब भारत का थोक मूल्य सूचकांक और राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक से पहले राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक ओवरऑल जो है वो देखा गया। तो इसमें ये जो ब्राउन वाला है प्राथमिक है, ग्रीन वाला जो विनिर्मित है ये ईंधन है, और ये ओवरऑल है। तो आपको बस वो जो डेटा देखे थे वो मैंने आपको पहले बताया था, सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें जो क्या है वो ईंधन की, देखो ये ऊपर रह रहा है इसका डेटा, बस वो ध्यान रखना। ये समूहवार में आपको याद नहीं रहेगा, छोटी सी कन्फ्यूज मत होइए। तो थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुएं, कितनी प्राथमिक है, कितनी सेकेंडरी है, कितनी ईंधन में चीज़ें, वो हमने देख ली है। ये तो है उन लोगों के लिए जो थोक में लेता है। खुदरा लोगों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए जो अलग एक और जो निकलता है वो निकलता है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है CPI। ये अलग अलग रूपों, पहले 4 रूपों में आता था। इसको जो है पहले वाला जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री निकालती थी, अब इसको जो है वो निकालता है शिमला में स्थित जो है वो इंडस्ट्रियल ब्यूरो जारी करता है। तो इसके 3 या 4 प्रकार अलग अलग निकलते हैं, क्योंकि देखिए भारत में या राजस्थान में उपभोक्ता जो है एक तरह के नहीं होते, अलग अलग तरह के उपभोक्ता होते हैं। रूरल एरिया में रहने वाला, अर्बन एरिया में रहने वाला, मैनुअल लेबर करने वाला या वाइट कॉलर जॉब करने वाला, तो अलग अलग तरह के उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग महंगाई के पैमाने हैं। तो उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये दिया, प्रति माह 4 विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए, जो शहरों में रहने वाले, उद्योगों में रहने वाले वो है। गाँव में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको जो है कृषि श्रमिक बोला गया है। तीसरा वाला जो है ग्रामीण श्रमिकों सहित जो अन्य किसान वगैरह शामिल होते हैं वो किया गया, और शहरों में शहरी जो औद्योगिक श्रमिकों के अलावा जो लोग शामिल रहते हैं वो किया गया। तो 4 प्रकार के जो है उपभोक्ता हमने इसमें माने हैं। पहले 3 जो हैं, ये चौथे को छोड़, पहले 3 को जो है श्रम ब्यूरो शिमला जारी करता है इंडिया लेवल पे, और लास्ट वाले को नेशनल जो है स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वो जारी करता है दिल्ली द्वारा। तो ये थोड़ा सा एक बार फैक्चुअल आप देख लेना, प्रश्न इस पर पूछ सकते हैं। तो पहले प्रकार का उपभोक्ता शहरों में रहने वाला औद्योगिक श्रमिक है। अब ये क्या है, देखिए उद्योग 2 तरह के हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं, निजी भी हो सकते हैं। तो ये सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण जो सरकारी और निजी लोग का जो डीएनएस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता जो मिलता है, इसके आधार पर मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो इसका आधार वर्ष क्या, 2016 को आधार वर्ष माना गया, 100 इसको माना गया है, ठीक है। राजस्थान में इसको 3 जगह से निकाला जाता है, अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। लेकिन बाद में इसको चेंज करके अजमेर की जगह पे अलवर को कर दिया गया, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। देश भर में करीबन 88 चयनित औद्योगिक जो है केंद्र बनाए गए हैं, उसमें राजस्थान में 3 है, भीलवाड़ा है, जयपुर है और अलवर है। अजमेर को इसमें से निकाल दिया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2022 माह नवंबर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो अलग अलग जो डेटा लिए गए, ये 3 जगहों से ये इतना इतना आ रहा है। ये अगर आपको याद है ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो, बस वो ऊपर वाला फैक्ट याद रखना। सामान्य सूचकांक अगर आप देखोगे तो ये विचलन दिया, इतनी ये महंगा इतना % बढ़ी है इन सब अलग अलग शहरों के लिए।
ये 3 शहर भीलवाड़ा, अलवर और जयपुर, और ये अखिल भारतीय स्तर पर। तो ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 60, मतलब 100 रुपये की उपभोक्ताओं के लिए चीज़ें जो हो रही थी वो अलवर में हो गई 100 रुपये के ऊपर लगभग 4 रुपये 38 रुपये और महंगी हो गई। भीलवाड़ा में 6 रुपये 92, जयपुर में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई? भीलवाड़ा में। ये एक प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। ओवरऑल इंडिया में लगभग 5.66 की वृद्धि दर है। तो पहला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कृषि श्रमिक हो गया, औद्योगिक श्रमिक। दूसरा जो है वो गाँव के लोग, कृषि श्रमिक। तो कृषि श्रमिकों का आधार वर्ष माना गया 1986-87, मतलब 1986-87 में अगर 100 रुपये की कोई चीज़ आ रही थी गांव के श्रमिकों के लिए, खेत के काम करने वाले श्रमिकों के लिए, वो रेट बढ़ के अभी कितनी हो गई? एक तो ये आधार वर्ष इसका याद रखिएगा। उसका 2016 था पहले वाले का, इसका 86-87 है। तो इसमें अगर आप देखोगे सामान्य सूचकांक जो है वो बढ़ के जो है अभी इतना हो गया है, 100 रुपये से बढ़ के अखिल भारतीय स्तर पर इतना हो गया। तो राजस्थान में खेती पे काम करने वाले लोग जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। 100 रुपये की चीज़ जो 86-87 में थी वो अब 1237 रुपये की हो गई है। कोई भारतीय स्तर पे ये लगभग 1149 हुई है। सेम ये इसी में विचलन बताया गया अखिल भारतीय स्तर पे। तो महंगाई भारत, राजस्थान के खेत जो किसान जो हैं उनके लिए ज़्यादा महंगी है, भारत वालों के लिए कम है, बस ये ध्यान रखें। तीसरा जो है वो है सामान्य उपभोक्ता, जो ग्रामीण शहरी दोनों को मिला के बनाया गया। उसका आधार वर्ष 2012 100 माना गया है। इसमें देखिए जो चीज़ 100 रुपये की 2012 में थी अभी कितनी मिल रही है ग्रामीण और शहरी मिला के? 168 महंगाई, और भारत स्तर पर इसे। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को मिलाने से राजस्थान में थोड़ी सी महंगाई कम है भारत के मुकाबले, ये आपको याद रखना है। तो ये आज का टॉपिक था। तो आज हमने जो चीज़ें टॉपिक हमने जो डिस्कस की वो की है स्टेट जीडीपी के बारे में, फिर स्टेट स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसके बारे में, राज्य शुद्ध राज्य जो हमारी जो आय होती है, फिर पर कैपिटा इनकम के बारे में हमने चर्चा की, फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में चर्चा की, फिर हमने इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा की, यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में। इन्फ्लेशन या महंगाई को जो है 2 तरीके से हमने मापा है, वो है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगेंस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो है 4 प्रकार के डेटा थे। एक थे जो इंडस्ट्रियल लेबर जो है उनके बारे में, एक एग्रीकल्चर लेबर उनके बारे में, एक जो है एग्रीगेट किया है, और एक है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज होते हैं, वो इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं की। तो 3 हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ये आपको याद रखने हैं, इन डेटा में से पक्का प्रश्न आएगा। इसके जो करंट के थे वो पहले वाले चैप्टर में हो गए। आज के लिए इतना ही। अगला जो टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे कृषि और संबंध क्षेत्र के बारे में, वो नेक्स्ट एपिसोड। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।